बस्तर में बाकायदा टारगेट किलिंग हो रहे हैं। मेरा जैसे ही घोषणा है उससे पहले 5-6 हमारे जिला लेवल से मंडल लेवल तक के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। 4 साल में क्या किया एक तो गिना दे। मैं 15 साल की तुलना नहीं कह रहा हूँ। जिस देश को हमने पूरे 70 साल तक कह सकते हैं, 65 साल तो एक ही परिवार का राज रहा, 60 से 65 साल तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में हमें चाहिए। लोकल मुद्दे के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल की योजना है, मेरे ख्याल से आप छत्तीसगढ़ में आप भी अपने लेवल पे विश्लेषण करिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां कोई न कोई गरीब कल्याण की योजना नहीं पहुंची। सरगुजा की परिस्थितियां निश्चित रूप से इस बार बदलेगी। पिछली बार पूरे सरगुजा को धोखे में रखा गया। अच्छा। 2.5 साल का धोखा दे करके रखा गया। नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर साहब से। ओम माथुर जी हमारे बीच हैं यहाँ पर और उनसे जानेंगे कि इस समय अब चुनावी माहौल शुरू हो चुका है तो छत्तीसगढ़ में किस तरह का माहौल है। माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC पर। सबसे पहला एक सवाल तो हम ये करेंगे आपसे कि आपने अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ का चार्ज लिया है, तो छत्तीसगढ़ में आप कितना घूम चुके और कितना अभी छत्तीसगढ़ को समझ पाए हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि आधे के आसपास छत्तीसगढ़ घूम चुका हूँ जी। मेरे ख्याल से 15-16 जिलों में सीधा मेरा जाना हुआ है और 5 संभाग है। 5 संभाग के मेरे मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्रियों से मेरा डायरेक्ट मिलना हुआ है बैठकों के साथ। और ये कह सकता हूँ कि आधी के आसपास विधानसभा की कोर कमेटियों से भी मेरा मिलना हो गया। मैं कह सकता हूँ कि आधा छत्तीसगढ़ लगभग घूम चुका हूँ। और आधे में से बस्तर पूरा है शायद? हाँ, बस्तर की 12 की 12 विधानसभाओं की कोर कमेटी के साथ और जिले की टीम के साथ बैठना मेरा हो गया है जी। माथुर साहब, आप काफ़ी बस्तर और छत्तीसगढ़ का आधा लगभग आप घूम चुके हैं। इतना घूमने के बाद, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर लोगों से मिलने के बाद एक सवाल जो अब आता है कि क्या समझ में आया आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में क्यों गई? देखिए, मेरा स्वभाव है जी, जब किसी प्रांत का दायित्व मिलता है तो पुरानी बातों का सारा विश्लेषण करके उनको बहुत दिमाग में नहीं रखते हुए आगे मुझे कैसे माइलस्टोन प्राप्त करना है। अब 2023 की सरकार कैसे पार्टी बनाए, तो मूल रूप से सारा ध्यान केंद्रित मेरा उस विषय पे रहता। ठीक है। बीते तई बिताए आगे की शुद्ध ले। हाँ। तो बहुत ज़्यादा पीछे की बात न करते हुए तो वर्तमान मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी की स्थिति, मेरे बाकी सारी यहाँ की भौगोलिक सोशल इक्वेशन, इन सब का अध्ययन करके आगे कैसे बढ़ना, उस लाइन पे मैं चलता हूँ। पर अगर आप पीछे नहीं सीखेंगे तो आगे बढ़ने में दिक्कत। मैंने बताया ना, शायद आप मेरा सुना नहीं, मैंने कहा पुरानी बात को सारा समझ करके आगे बढ़ना। तो क्या आपको लगता है कि इसमें क्या वजह थी? उसको लगने से वजह से नहीं, निश्चित रूप से 15 साल एक छत्र राज में रहे। हाँ। अब जनता ने 18 में वर्डिक्ट दिया है, उसको स्वीकार करके आगे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बीजेपी जो है काडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और हम लोगों ने उस समय, हम लोग जो कवर करते थे और चुनाव में भी हम लोगों ने कवर किया था काफ़ी, हम लोगों ने अनुभव किया कि आपके कार्यकर्ता नाराज़ चल रहे थे शासन से। देखिए, रूलिंग जब पार्टी होती है तो हर कार्यकर्ता को संतुष्ट नहीं किया जा सकता जी, और हर कार्यकर्ता का काम भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे इतने बड़े प्रवास से मैं मान के चलता हूँ, जैसे पर्टिकुलर आपने बस्तर की चर्चा की। जी जी। बस्तर में बाकायदा टारगेट किलिंग हो रहे हैं। हाँ। मेरा जैसे ही घोषणा है उससे पहले 5-6 हमारे जिला लेवल से मंडल लेवल तक के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। मैं जब बस्तर के द्वारा तो एक दिन पहले हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता की हत्या हुई। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता जब सड़क पे आ रहा है, ज़बरदस्त मोटरसाइकिल रैली से मेरा स्वागत करना, फिर जिले की पूरी संख्या में होना, जिला अध्यक्ष को ठेठ मिलना, फिर भी जिले की बड़े सम्मेलन होना, तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियों में कार्यकर्ता ने मन बना लिया है कि जो भूल हमसे हुई है 18 में, वो भूल ना दोहरा के हमको 23 का माइलस्टोन प्राप्त करना है। और इसलिए वो 23 के चुनाव की पूरी तैयारी से और जितना होमवर्क दे रहे हैं हम, वो पूरा होमवर्क कर रहा है। और बस्तर जैसे इलाके में जहाँ मैं आधे से लगभग बूथ ऐसे मानता हूँ जहाँ हमारी अप्रोच भी नहीं है,
वहाँ बड़ी संख्या में शक्ति केंद्र तक की व्यवस्था करना पार्टी के द्वारा। तो पार्टी पूरी ताकत से पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगी है। बस्तर के बारे में ये कहा जाता है कि बस्तर आदिवासी क्षेत्र है और आप लोगों ने पिछली बार पूरा बस्तर खो दिया था। एक सीट मिल भी गई थी तो वो बाद में आपने खो दी। तो अब क्या लगता है आपको कि आप बस्तर में इस बार कहाँ पाते हैं अपने आप को? निश्चित रूप से बस्तर की सभी 12 सीट हम जीतने वाले हैं। क्या आपको लगता है क्यों जीतेंगे आप? ऐसा क्या हो गया कि आप जीतेंगे? हो ये गया है कि उन्होंने एक तो 15 साल देखे बस्तर के लोगों ने, ठीक है, और एक अभी 4.5 साल देख रहे हैं। जिस प्रकार से उनके सामने धोखाधड़ी हुई है और जिस प्रकार से पर्टिकुलर शराबबंदी का नारा दे करके उन्होंने बस्तर के वनवासियों को बरगलाया है, और वो कुछ हुआ नहीं धरती पर। आज वो शराब उनको 4 गुना रेट से भी मिल रहा है, प्रॉपर भी नहीं मिल रहा है। ये सारा ईडी प्रमाणित कर चुकी है, बाकी भी संस्थाएं प्रमाणित कर चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो बस्तर का डेवलपमेंट होना चाहिए था उन 4.5 वर्षों में रुका है। और मेरे साथ चलने वाले जो भी हमारे स्थानीय लीडर होते थे वो तो पूछते थे ये भवन कब बना, ये सड़क बंद बनी। यानी मैं बताता हूँ, एकदम आपके बॉर्डर पर मोहल्ला करके राजनांदगांव से भी आगे मोहल्ला मानपुर, वहाँ लगभग 2000 लोगों की संख्या। और आदरणीय रमन सिंह जी मेरे साथ थे, उन्होंने बाकायदा गिनाई और उन्होंने बताया 4.5 साल में क्या कोई नया चीज़ बनाओ, तो एक भी नहीं बता पाया। तो वो उनको याद है कि काम तो बीजेपी ने किया था, इसलिए वो भूल को नहीं दोहराना चाहते और उसका बदला लेना चाहते। सर, आप लोग 15 साल शासन किए, जाहिर है 15 साल में आप बहुत सारा काम करेंगे। आप 15 साल का काम दिखा के 4-4.5 साल वाले को पूछेंगे कि इतना काम तुमने किया, तो थोड़ा हम तो थोड़ा सा पूछ रहे हैं 4.5 साल में क्या किया, एक तो गिना दे। मैं 15 साल की तुलना नहीं कह रहा हूँ, हम तो गिनाते हैं कि 4.5 साल में तुम्हारे यहाँ कौन सी सड़क बनी और तुम्हारे यहाँ कौन सा नया भवन बना, तो बता दो भाई। और इसलिए कुल मिलाकर के बस्तर का आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र भी पूरी तरह से मन बना चुका है। देखिए, वनवासी क्षेत्र में एक तो शराबबंदी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि आदिवासी को तो कानूनी रूप से उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है कि वो शराब बना सकते हैं, शराब पी सकते हैं, उनको तो छूट भी दी गई थी। तो शराबबंदी शायद वो लोग नाराज़ हों उससे। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि बस्तर में कांग्रेस ने जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछली बार किया है, आप एकदम से दावा कर रहे हैं। एक बार की परफॉर्मेंस को कोई परमानेंट परफॉर्मेंस नहीं होती, और इसलिए 15 साल हमने भी परफॉर्मेंस की है। इसलिए ये आपका प्रश्न मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि उन्होंने खाली एक बार परफॉर्मेंस दिखाई इसलिए परमानेंट हो गई, वो नहीं होने वाली है। कुछ 2-4 सीटें देंगे, झूठ बोल करके नहीं देना, नहीं देना तो जनता का हाथ में है। मैं मेरी पार्टी की तैयारी के आधार पर कहता हूँ कि हम 12 की 12 सीट जीतने वाले, और आज हमारी पार्टी यहाँ तक पहुँची है तो कार्यकर्ता के बल पर, संगठन के बल पर, नेतृत्व के बल पर और विकास कार्यों के बल पर। और मैं आपको एक और इस बीच में कहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में हमारी सरकार दिल्ली में आने के बाद टोटल देश के सिनेरियो को बदला है। जो राजनीति जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, व्यक्तिवाद में खोई हुई थी, उसको उन्होंने विकासवाद की ओर ले गए। ये पहली बार हुआ है। तो अब लोग विकास चाहते हैं कि हमारा देश भी उन्नत हो सकता है। जिस देश को हमने पूरे 70 साल तक कह सकते हैं, 65 साल तो एक ही परिवार का राज रहा, 60 से 65 साल तो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में मची है। आज पूरी दुनिया हमारे लीडरशिप को, हमारे विकास को मानने लगी है। यानी आज अमेरिका जो वीज़ा नहीं देता था उसको कहना पड़ रहा है कि अगर रसिया और यूक्रेन का कोई समझौता करा सकता तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करा सकता। तो ये छत्तीसगढ़ में कितना काम करेगा लगता है? निश्चित रूप से काम करेगा। लोकल मुद्दे, जो पिछले लोकल मुद्दे के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो 9 साल की योजना है, मेरे ख्याल से आप छत्तीसगढ़ में आप भी अपने लेवल पे विश्लेषण करिए। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कोई ना कोई गरीब कल्याण की योजना नहीं पहुंची है, और वो डायरेक्ट पहुंची। अब वो दिन नहीं है जो राजीव गांधी बोल गए थे कि बस्तर के लिए हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 ही भेजते हैं बस जगदलपुर। अब बस 100 तो 100 का 100 पहुंच रहा है। तो वो जो एक दिमाग में लोगों के बैठी है, तो वो निश्चित रूप से काम करने वाला। सर, आपने बस्तर काफ़ी दौरा किया है, लगभग पूरा घूम लिए हैं, मंडल तक लोगों से मिल लिए हैं। एक और इलाका है हमारे पास मैदान में, तो आप लोगों ने पिछली बार थोड़ा थाम लिया था, सरगुजा का जो इलाका है, क्या रिपोर्ट है आपके पास और कैसी? मैं अभी सरगुजा 1-2 बार ही जा पाया हूँ, नीचे तक नहीं जा पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट दौरा मेरा सरगुजा की सारी सीटों पर
कोर कमेटी तक, विधानसभा तक जाऊंगा, उसके बाद ही उसके बारे में ऑथेंटिक होऊंगा। लेकिन सरगुजा की परिस्थितियाँ निश्चित रूप से इस बार बदलेगी। पिछली बार पूरे सरगुजा को धोखे में रखा गया, 2.5 साल का धोखा दे करके रखा गया, और इसलिए हो सकता है कि वहाँ की जनता प्रभावित हुई होगी। अब वो जनता भुगत चुकी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इसलिए। लेकिन मैं जब प्रवास करूँगा उसके बाद मैं आपको और ऑथेंटिक बात करूँगा। और मैदान के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, रणनीति हर जगह की अलग अलग बनती है। हाँ। और इसलिए मैं मूलतः हमारा ऑर्गेनाइजेशन को, सिस्टम को मजबूत करना और सोशल और भौगोलिक इक्वेशन हमारे सिस्टम में लाना। हम बूथ समिति बनाते हैं, मंडल समिति बनाते हैं, हम शक्ति केंद्र की समिति बनाते हैं। अब उसमें हमारा सोशल भौगोलिक है कि नहीं है इक्वेशन, वो हम देख रहे हैं। तो मैं अभी प्रारंभ में सारे जितने भी हमारे शक्ति केंद्र होंगे, चाहे मंडल की समिति होगी, चाहे बूथ की समिति होगी, चाहे हमारी विधानसभा की समिति होगी, और मैं बता दूं, हम लगभग अब तक मेरे आने के बाद 4 बार विधानसभा स्तर पर कोई ना कोई लीडर हमारा जा चुका है। तो हम छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से पहचान करके उसको कैसे दूर करना, उसमें हम लगे। सर, एक जो है, अब थोड़ा मुद्दे दूसरी तरफ लेके चलें। भारतीय जनता पार्टी की पहचान जिन मुद्दों से है, मोटे तौर पे ये माना जाता है हिंदुत्व उसकी पहचान है, ये माना जाता है कि राम मंदिर उसकी पहचान है, ये माना जाता है कि कृष्ण उसकी पहचान है, काशी मथुरा, ये सब आपके मुद्दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी के पास जो हथियार हैं वो सारे हथियार कांग्रेस लेके आई है। खासकर जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने बीजेपी को बीजेपी के तरीके से ही जवाब देने के लिए तैयारी की है और करवाई है। उन्होंने राम वनगमन से लेकर कौशल्या माता के मंदिर तक, जहां भागवत जी को भी जाना पड़ा था, वहां से लेकर कृष्ण कुंज तक छोटे छोटे इलाकों में पहुंचा दिया है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये जितने भी आपने मुद्दे गिनाए, सनातन धर्म के कह दूं या हिंदुत्व के कह दूं या भारतीय संस्कृति के कह दूं, ये मुद्दे किसी एक प्रांत से बधे हुए नहीं है। राम या कृष्ण, मथुरा या अयोध्या, इससे मुद्दे हुए नहीं है। ये मुद्दे हमारी सनातन संस्कृति के मुद्दे हैं। और ये अच्छी बात है ना, जिस कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, राम की मान्यता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, राम सेतु का इशू आपके सामने मानने को तैयार नहीं थे, आज नासा ने भी मान लिया उसको, तो ये तो अच्छी बात है कि उनको भी भगवान राम के लिए, लेकिन उनको राम को याद आया है सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के लिए राम को याद नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर हमारे में मिले, जनसंघ पहले अध्यक्ष ने कहा था, जहाँ हम आज नारा लगा रहे, जहाँ वो बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 51 में कहा, इस देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस समय को कल्पना नहीं कर सकते हम सरकार में आ रहे थे। तो हमारे मुद्दे ये कोई खाली चुनावी मुद्दे नहीं है, ये हमारी सनातन संस्कृति के मुद्दे, और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे, और यहाँ जो लिया है ये स्वार्थवश उन्होंने वो जो किया है, जनता समझती है इनको, ये तो सब जगह। जैसे ही हमने हमारा 14 के बाद आपने देखा, जिन्होंने राम का अस्तित्व नहीं माना, एफिडेविट दिया, वो मंदिर जाने लगे, गुरुद्वारा जाने लगे, जनोई पहनने लगे। तो ये जनता हिंदुस्तान की समझती है इसको बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आप इन मुद्दों को कृपा करके छत्तीसगढ़ में समाहित मत करिए। ये मुद्दे पूरे हमारे भारतीय संस्कृति के मुद्दे, सनातन संस्कृति के मुद्दे, और हम उस कदम में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्षों से 500 साल के इतिहास में, हम तो बाद में आए, आज़ादी भी बाद में आई। राम मंदिर के लिए 500 साल से भी पुराना इतिहास है, कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन उस कुर्बानी को पूरा करने का अवसर हमारे हाथ में आया। साहब, आपसे एक चीज़ यहीं पे कहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि इसको यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, इसको इसलिए देखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से राम गुजरे थे। छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल माना जाता है। हमारी मान्यता है कि कौशल्या माता यहीं की थी, दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो और छत्तीसगढ़ के लोग ये ऐसे मानते हैं, बुरी क्या बात है? नहीं, मैं अभी एक चीज़ और कह दूं, छत्तीसगढ़ के लोग भांजे की तरह राम को मानते हैं अपने, इसीलिए भांजे का पैर भी वो छूते हैं। राम वनगमन पथ को लेकर छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी, बहुत बातें हुई, काम कुछ नहीं हुआ। भूपेश बघेल ने आते ही पहला काम वही किया कि पहली सरकार में हमारी सरकार ने क्या किया, नहीं क्या किया, लेकिन इनको क्यों याद आया अभी? पहले ये भी तो रहे यहाँ, मध्य प्रदेश ज्वाइंट था जब भी तो रहे, कांग्रेस ही ज्यादा नहीं मिला, 3 ही साल रहा, क्यों नहीं मौका मिला छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ तो बाद में अलग हुआ ना, ज्वाइंट मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वर्षों तक सरकार रही है।
हाँ। हम तो 90 के दशक से आने शुरू हुए हैं। तब राम मंदिर याद क्यों नहीं याद आया, तब राम गमन क्यों नहीं याद आया, तब कुछ माता कौशल्या क्यों नहीं याद आई। आज याद इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी जिस श्रेणी से आ रही है, शायद हम भी उसका उपयोग करें, हमको भी कोई राम मुक्ति दे। लेकिन राम ऐसे लोगों से बहुत सावधान है, राम इन लोगों को आशीर्वाद देने वाले नहीं तो है। फिर हम ये माने कि आपका मानना है कि राम का आशीर्वाद नहीं मिलेगा इनको नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। बीजेपी राम जानते हैं इस बात को, बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को तो राम, हमारे तो रग रग में बसे हुए हैं राम। अच्छा क्या लगता है आपको कि अगर राम और हिंदुत्व इनसे थोड़ा हटे, दूसरी तरफ चलें, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, मुद्दे ये आपने बताया, इसलिए उस मुद्दों पर जवाब दिया। हाँ, हम इन मुद्दों के साथ साथ, ये कोई हमारे चुनावी मुद्दे नहीं है पहले तो, इसलिए मैंने आपको 1951 याद कराया, जहां हमारा पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष बलिदान हुए। हाँ। जिस कॉज के लिए, धारा 370 के लिए। हाँ। कश्मीर के लिए। और राम मंदिर का हम शुरुआत से हम नहीं लगा रहे, हमारे से कई पूर्व को 500 साल का इतिहास बताया। लेकिन मैंने आपको प्रारंभ में कहा है, हम चाहते हैं, देखिए अगर आप हमारे नेता का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला भाषण संसद में सुना होगा, तो उन्होंने कहा मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए समर्पित रहेगी। और दूसरी उन्होंने लाइन बोली थी, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ भी आवे, पूरा पूर्वांचल विकास के नाते अधूरा रह गया। इतना मिनरल्स माइंस होने के बावजूद भी पूर्वांचल विकास के नाते अधूरा। इसलिए मेरा मन रहेगा, हमारी सरकार समान रूप से सबका विकास करेगी। ठीक है। और इसलिए जो हम लोगों ने तय किया है, हमारी कोई भी ऐसी योजना है जो क्लासिफिकेशन नहीं करती। हमारे वोटर्स को ये जाएगा, हमारे वोटर्स को वो जाएगा, वो वोटर हमारा नहीं इसलिए वहाँ नहीं जाएगा। जो सूची यहाँ से दी हुई है 2011 के जनगणना के अनुसार, उसके अनुसार हमारी हर स्कीम जारी है। इसलिए हम ये भेदभाव से सरकार नहीं चलाने वाले। और इसलिए विकास का मुद्दा इस देश में बना है, और देश में नहीं, दुनिया ने माना है। अब किसी भी सेक्टर में ले लीजिए डेवलपमेंट के, दुनिया मानने लगी है। जो मोबाइल हमारे एक फैक्ट्री नहीं थी, आज मैक्सिमम दुनिया का मोबाइल प्रोडक्शन हमारे। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अब विकास को मुद्दा बनाना चाहती है। बनाए ना, किसने मना किया? वो भी विकास कार्यों को अपने गिनाएगी और विकास नए काम भी शुरू कर रहे हैं। मैं कहता हूं मना करें तो जनता तुलना करेगी, काफी काम शुरू भी कर रहे हैं, जनता तुलना करेगी। वो आज सब कुछ गिनाएंगे 4 महीने के लिए, सब कुछ करेंगे। कई जगह भूमि पूजन भी कोशिश करेंगे कि हो जाए हम, लेकिन वो जनता समझती है। इसलिए ये आज क्यों याद आए इनको, आज क्यों याद आए? ये सारी चीज़ें इतने सालों बाद क्यों याद आ रही? जब उनको लग रहा है कि दुनिया की सबसे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी नीचे 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 जा रही है, गांधी जी के सपने को सत्यता की ओर ले जा रही है, तो अब ये ऐसे ढूंढ रही है। माथुर साहब, आप लोग जब 15 साल यहाँ पर शासन में थे, तो उस समय जोगी का एक चेहरा आया था शुरू में 2003 तक, और छत्तीसगढ़ की जनता ने वो चेहरा पसंद नहीं किया था। और उसके बाद रमन सिंह का एक चेहरा आया, लोग हमेशा तुलना करते थे, और बीजेपी भी चाहती थी कि तुलना हो। और लोग जब तुलना करते थे जोगी के चेहरे से और रमन सिंह के चेहरे से, तो उन्हें लगता था कि रमन सिंह का चेहरा ठीक है। तो 15 साल आपने वो चेहरा दिखा के किया। बाद में भूपेश जी आते ही उन्होंने जोगी जी को हटाया, तो खुद आ गए वहाँ पर। अभी आप लोग क्या सोचते हैं? आपके पास इस बार तो कोई चेहरा दिख नहीं रहा है, कोई चेहरा है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है ये, किसी एक परिवार की, एक व्यक्ति की या एक क्षेत्र की पार्टी नहीं। हमारी पार्टी के अपने आप में एक कार्य प्रणाली है, और वो कार्य प्रणाली में मैं लगभग 8 से 10 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बड़े प्रदेशों का भी रहा हूँ, छोटे का भी रहा हूँ। यूपी जैसे का भी पहला चुनाव मैंने लड़ाया, मध्य प्रदेश का भी 2003 का इंचार्ज में था, महाराष्ट्र में भी पहली बार छोटे भाई से बड़े भाई बनाने वाला देवेंद्र को मैं था। तो ये पार्टी का एक, हमारी कार्य पद्धति के अनुसार ये निर्णय कोई मैं नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ की टीम नहीं कर सकती। हमारी पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड बना हुआ है, वो निर्णय करती है। और मैं जहाँ प्रभार रहा हूँ, मैं ऐसे कई स्टेट गिना सकता हूँ जहाँ हम बिना चेहरे के भी गए और जहाँ हम चेहरे के साथ भी गए। इसलिए हमारे लिए चेहरा महत्व नहीं होता है, चेहरा हमारा तो है ही परमानेंट कमल का फूल। इसलिए हमारे यहाँ चेहरा नहीं होता। जैसे मैं 2003 में मध्य प्रदेश आया, उमा जी का आदरणीय अटल जी अडवाणी जी ने चेहरा दे के मुझे भेजा था। मैं फिर भाई 2000 बाद में महाराष्ट्र गया, तो महाराष्ट्र में चेहरा नहीं था, हमने देवेंद्र जी को बनाया। हमें गुजरात प्रभारी रहा लगभग 8-9 साल, वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी थे। मैं यूपी में गया, कोई चेहरा नहीं था, अध्यक्ष हमारे केशव मौर्य थे, योगी जी से बने।
तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड में छत्तीसगढ़ के बारे में इस विषय में सिर्फ हमको ये डायरेक्शन है, हम कमल के फूल लेके जा रहे हैं। हो सकता है बाद में कोई तय करे या फिर मोदी का भी चेहरा दिखा रहे हैं यहाँ। मोदी का चेहरा तो देखो, मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, आपको दिखाना ही दिखाना है, मान के चलो। और आई नहीं, मोदी अब खाली हिंदुस्तानी नहीं, मोदी दुनिया के चेहरे बन रहे हैं। इसलिए सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के पीएम को कहना पड़े मोदी इज द बॉस, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़े मोदी जी आपके ऑटोग्राफ की जरूरत है। आज अमेरिका में मोदी जी ने योग दिवस मनाया है। तो मोदी जी के चेहरे को तो हिंदुस्तानी नहीं, वो अब दुनिया का चेहरा बन चुके हैं। माथुर जी, थोड़ा सा मेरे को इसमें थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है। आप जब कहते हैं कि मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं, तो इसलिए वो पीछे हो जाएंगे, विपक्ष वाले पीछे होंगे क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। तो चेहरा दिखा के आप कहते हैं कि हम आएंगे क्योंकि हमारे पास चेहरा है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में आप बिना चेहरे के हैं और सोचते हैं कि देखिए, मैंने कोई विरोधाभास नहीं कहा है, और मैंने ये नहीं कहा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। नहीं, उनके पास तो है, छत्तीसगढ़ में तो है चेहरा उनके पास। नहीं, छत्तीसगढ़ क्यों, देश में भी है। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके परिणाम भी आप लोगों के सामने आए हैं। तो ये देखिए, वो उनसे हमारी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी लाइन से चलते हैं, लेकिन हमारा पार्टी की कार्य पद्धति है। कार्य पद्धति उनके पास तो कोई है, कौन है छत्तीसगढ़ में तो है उनके पास। छत्तीसगढ़ में भी कौन है, कोई आज तक नहीं होता, तो 2.5 साल में हो जाता। चेहरा जो है वो पर्याप्त है। नहीं तो वो है, तो वो लड़े ना चेहरे के साथ। वो हम उनकी कार्य पद्धति में हम कौन होते हैं आलोचना करने वाला, प्रशंसक, उनका काम है। हम हमारी पार्टी में हमारा कार्य प्रणाली के तहत सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है। और ये अब मत मानिए कि कौन है कि कौन नहीं है, पता नहीं कल कोई घोषणा हो जाए पार्लियामेंट बोर्ड की, हमारा कार्यकर्ता उस घोषणा को लेके चलेगा। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आपने चेहरा दिया तो आपके नेता और कार्यकर्ता सब मिल के काम करेंगे? मैं देखिए, आपको बार बार इस विषय को टोकूंगा कि हम कोई चेहरे के साथ या कॉन्फिडेंट नहीं, हमको जो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड आदेश करेगा, आदेश शब्द उपयोग करूंगा, जो वहाँ से हमको सूचना आई, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता उसके साथ चलेंगे। कोई दायां बाएं नहीं हो सकते। ऐसे 50 उदाहरण मैं हिंदुस्तान के बता सकता हूँ आपको। अच्छा, जब उमा जी को लेके गया था उस समय 2003 में मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरा थे, और 10 साल से दिग्विजय सिंह जी शासन कर रहे थे। ठीक है। उस समय भी आप जैसे लोगों ने ऐसे प्रश्न खड़े किए थे। योगी जी कहीं चेहरा नहीं थे, उस समय भी ऐसे प्रश्न खड़े किए थे। देवेंद्र फडणवीस को जब मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग, देवेंद्र जी तो महापौर और 2 बार के एमएलए थे। तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ें, ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है राजस्थान में कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे, जिसके परिश्रम पे किया। और मैं बताना चाहता हूँ, जो फुटबॉल एक कुर्सी से चिपका रहना चाहता है, एक उठा के फेंकना चाहता है। और दुर्भाग्य कांग्रेस का, मैं नहीं कहूँगा कि कांग्रेस वहाँ पर्यवेक्षक भेजती है, और आप आश्चर्य करोगे कि 90 विधायक वहाँ पहुँचते नहीं है मीटिंग में। 7 बजे तक, रात की 11:30 बजे तक उस समय के पर्यवेक्षक, आज के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, इंतजार करते रहते हैं। क्या हुआ उनका, जो नहीं गए उनका क्या हुआ? और अब तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो ये कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का अलग चरित्र है। भारतीय कांग्रेस ही कहते हैं उनके यहाँ लोकतंत्र थोड़ा ज्यादा है। हाँ, तो लोकतंत्र है, इसलिए ताला लगा हुआ अपने, लोकतंत्र छूट देना सबको। काहे का लोकतंत्र है ये? उन्होंने वादा किया ना, अध्यक्ष उन्होंने बताया ना। अगर एक नेता दूसरे नेता को गद्दार, बेईमान, झूठा, निकम्मा ये शब्द उपयोग करे, इससे बड़ा क्या होगा? अच्छा है कि वो खड़गे जी को अपने दिल्ली वाले कार्यालय पे, अकबर रोड पे ताला लगा देना चाहिए। वैसे हम लोग सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं के बीच कुछ थोड़ी खुल के नहीं बोलते, लेकिन चीज़ें हैं। अब ये आप लोग कुछ भी करते रहो, मैं तो इतने दिन से हूँ, सब प्रेम से बराबर रोज मीटिंग है सबकी साथ, और पूरी ताकत से लगे सब। हाँ, माने आपने एक साबित कर दिया कि रमन सिंह का चेहरा फिलहाल आप नहीं बढ़ाने वाले। नहीं, मैंने ये भी मैं आपके बिल्कुल अस्वीकार करता हूँ जी। क्या होगा क्या नहीं होगा मैं स्थापित करने वाला नहीं हूँ। अच्छा, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा, इसलिए आपके इस प्रश्न को सिरे से खारिज करता हूँ मैं। सर, छत्तीसगढ़ के अंदर ना एक बहुत बड़ा, अगर कोई कहें कि जो परिणामों को प्रभावित करता है, वो वर्ग है किसान। किसानों के लिए इन्होंने, किसान पुत्र हैं, दावा किया, और उन्होंने किसानों के लिए काम भी किया, और उनको धान का अच्छा मूल्य दिया है। छत्तीसगढ़ में धान ही एक प्रमुख फसल है हमारे पास। मूल्य अच्छा मिला है किसानों के लिए, काफ़ी उन्होंने किया भी है। और ये जो है, उनको अभी भी लगता है कि ये मुद्दा आगे भी इनके
सपोर्ट में रहेगा। और चूंकि वो किसान स्वयं हैं तो किसानों का दुख दर्द समझते हैं। तो बीजेपी ने अभी इसके काट के लिए क्या तैयारी की है? इंतजार करिए उसका। और निश्चित रूप से मैं आप बता दूं कि जितना पिछले 60 सालों 65 सालों में एमएसपी जितनी ढंग से बढ़ी है, हमारी सरकार आने पर प्रत्येक अनाज की, दोनों फसलों के, तीनों फसलों के अनाज की जो एमएसपी हमने बढ़ाई है, उसे आज तक किसी ने नहीं बढ़ाई। और सोइंग से पहले, ताकि किसान को आगे क्या सोइंग करना ये हमने की है। लेकिन जो आप कह रहे हो किसान पुत्र वो अकेले नहीं है, मैं खुद भी बहुत बहुत अच्छा किसान हूँ और डेजर्ट का किसान हूँ। और खेती कैसे होती है तो मैं कभी आपके किसान पुत्र को भी मेरे घर पे लेके जाऊंगा कि आप मेरे खेती देखिए। अगर खाली किसान का लेबल लगाने से कुछ नहीं होता है। तो किसान पुत्र को आप आमंत्रित करेंगे? हाँ, मैं तो जरूर, चुनाव के बाद, पर अभी नहीं। अच्छा सर, लेकिन ये जैसे अब आप लोगों ने अभी एमएसपी बढ़ाई थोड़े दिन पहले और 2200 कुछ रुपए कर दिया आपने, लेकिन अब ये तो जो अंतर की राशि दे ही रहे थे 600 रुपये के आसपास, तो 2800 रुपये के आसपास ऐसे ही चला जाएगा और फिर वो और बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान 3000 रुपये के आसपास उनको कीमत मिलेगी। और फिर आप लोग कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज के तारीख में किसानों को 1600-1700 रुपये के आसपास तो खर्च ही बैठ जाता है, तो दोगुनी कैसे कर पाएंगे आप लोग? क्या इस बार आप वादा करने वाले हैं कि आप इसका टोटल स्टेटिक्स देख लेना चाहिए जी। और हमारा वादा, कोई ऐसा वादा झूठा नहीं होने वाला। हम करेंगे निश्चित रूप से। थोड़ा इंतजार आप भी करिए, हर क्षेत्र में हमने किया। हाँ, पिछली बार इन्होंने जो घोषणाएं की थी, जैसे युवाओं को पैसा देने की बात हुई, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी की बात हुई, महिलाओं को कर्ज माफी की बात हुई। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि वो कहाँ तक पूरा हुआ है। कुछ तो पूरा किया है उन्होंने? कहीं नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता तो इतना रोष नहीं होता। अच्छा, न किसानों में होता है, न युवाओं में होता है, न ये जिस तरह से परीक्षाओं में जो, और न सिलेक्शन बोर्ड्स में होता, जो पीएससी का स्थिति बनी, वो सारी चीज़ें जनता के बीच में। अब ये कुछ भी करते रहेंगे, जो करेंगे हर इनकी चीज़ों को मुझे जवाब में, हम क्या करेंगे उसका इंतजार जी। हम यही जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ वादे किए थे और वादे जनता को पसंद आए, ठीक है, आप लोग उसको फ्री वीज बोल के भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपके शिवराज सिंह भी मध्य प्रदेश में यही करते हैं। अभी उन्होंने 1000 रुपये दिया लाडली बहना, कमलनाथ जी ने कहा 1500 देंगे, इन्होंने कहा 3000 देंगे। छत्तीसगढ़ में भी अब आप लोग इस बार खुल के कुछ आएंगे? इंतजार करिए, मैं कहता हूँ हर चीज़ों का पेपर थोड़ा देना, आपको भी तो स्टोरी बनाने का मौका मिलेगा ना। इंतजार करिए। अच्छा, एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जो पकड़ा, और उन्होंने एक ऐसी चीज़ पकड़ी, उन्होंने छत्तीसगढ़िया वाद को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया जो सेंटिमेंट है, उसको उन्होंने काफ़ी हद तक थोड़ा सा अपने पाले में किया, सिर्फ वोट प्राप्ति के लिए। और मैं आपसे, आपके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, अभी राज्यसभा में किसको भेजा? वो क्या छत्तीसगढ़िया? दोनों 2 सीट मिली थी, तो छत्तीसगढ़िया में कोई व्यक्ति था नहीं, तो कहाँ छत्तीसगढ़िया का प्रेम है? देखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों का मेरे जैसे सीनियर आदमी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता को बरगलाना, और राजी इसी कब इंदिरा जी ने 50 साल पहले घोषणा की थी गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता आज भी गरीबी हटाओ बात हो, तो किया क्या भाई आपने 60 साल तक? आपके खानदान ने राज किया है? किया उनको लगा था। लेकिन अब जनता सावधान हो गई कि इनका झूठ लंबा नहीं चलने वाला, इनकी ये वादे, फोकट के वादे लंबे नहीं चलने वाले। इसलिए जनता सबको समझे और धीरे धीरे पूरे संपूर्ण जो स्थिति बन रही है वो आप लोगों बीजेपी को नहीं लगता कि हम लोग भी छत्तीसगढ़िया सेंटिमेंट, क्योंकि एक राज्य इसी आधार पे बना था। बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी इसके थोड़ा आप इंतजार करिए। जी, मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को क्या नहीं लगता कि जैसे राज्य बना है तो राज्य एक सेंटिमेंट के आधार पे ही बना था। वो सेंटिमेंट आपने 15 साल उसको ठीक से देखिए, हमने जब राज्य बनाया ना, तो हमारे, क्योंकि मैं तो था उस कमेटी में भी, और मैं सेंट्रल में भी पदाधिकारी था, उस समय भी ये हमको साफ कहा गया था कि आप छत्तीसगढ़ बना रहे हो, या आपके हाथ में नहीं आना है, क्यों बना रहे हो आप? लेकिन हमने देश के भले के लिए, राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र के विकास के नाते, अटल जी ने कहा ठीक है ना, नहीं आया तो क्या हो गया, लेकिन मुझे प्रांत बनाना है, और प्रांत बनाया हमने। तो इसलिए हम उस दृष्टि से, खाली मैं सोच करके, राष्ट्र को गौण करके, आज तक क्या हुआ, हम क्यों पिछड़े? अच्छा, जो भारत सोने की चिड़िया, जो भारत सोने की चिड़िया था, जो भारत विश्व गुरु था, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, वहाँ ये दुर्दशा क्यों हुई? आज हम एक हीन, दीनहीन व सांप सपेरों वाला देश, अमेरिका जैसे बोलता था, हमको वीजा तक नहीं देते थे।
हमारे बच्चे पढ़ने बाहर जाते थे, क्यों नहीं हमारे यहाँ इतना सारा डेवलपमेंट हुआ? लेकिन हम उस भावना से नहीं जाते कि मेरी पार्टी का मेरा ही भला होगा तो मैं जो काम करूँगा वो तो नहीं करूँगा। नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का, राष्ट्र में रहने वाले, इसीलिए पहली मांग दुनिया से क्या की? योग दिवस की। और आज पूरा दिन दुनिया योग दिवस मना रहा है। तो हमारी भावना वो भावना रहती है, हमारा भावना हमारी पार्टी से भी ऊपर उठ के, हमारे व्यक्ति से भी उठ के, इसलिए फर्स्ट हमारे यहाँ नेशन है जी। नेशन को बात रख के आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत अच्छे से खुल के जवाब दिए। अब एक दो आखिरी और सवाल कर लेता हूँ। पहला यही कर लेता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मोदी का चेहरा कितना काम करेगा लगता है आपको? मैंने बताया ना बार बार आपको, मोदी जी का चेहरा बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नहीं, पूरी लेके क्या आने की जरूरत है? वो हमारे लीडर है, ठीक है, उनको लाने की क्या जरूरत है? आज मैं प्रभारी हूँ तो लाया थोड़ी गया हूँ, मुझे काम दिया, मैं कर रहा हूँ, तो वो रहेगा चेहरा। वो क्यों मांगेंगे वोट? आप देखिए, इसको ट्विस्ट मत करिए, विषय को क्षमा करें आप, ठीक है, आप पूरी टेबल ट्विस्ट कर रहे। मोदी जी देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के नेता बन चुके अभी। अच्छा। और इसलिए अमेरिका को, राष्ट्र को, रशिया को, सबको मिलना पड़े। पहली बार होगा जब रशिया से तेल खरीद रहे थे, अमेरिका ने मना किया, मोदी जी ने धड़ल्ले कहा जहाँ मुझे सस्ता मिलेगा वहाँ खरीदूंगा। हम दुनिया के मैक्सिमम शस्त्र हम बनाने लगे। ये पहली बार है जिसने स्वदेशी टीका कोरोना काल में अमेरिका, फ्रांस जैसे जो अपना आपको मेडिकल हब कहलाते थे, मेडिकल लीडर कहलाते थे, वो पिछड़ गए। 221 करोड़ लोगों को हमने फ्री टीके दिए और लगभग 30 से 40 देशों में टीके दिए। इसलिए मोदी जी का चेहरा और छत्तीसगढ़ को क्यों जोड़ रहे हैं आप? नहीं, हम तो मोदी जी हमारे लीडर है, हमारी क्या समस्या? कोई समस्या नहीं हमारी, आएगा वो, मोदी जी हमारे लीडर है। ठीक है। और मोदी जी तो प्रवास भी करेंगे। अब जैसे अब कल अमित जी आ रहे हैं, 30 तारीख को नड्डा जी आएंगे, बहुत जल्दी मोदी जी के भी बनेंगे, 1 तारीख को राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। ये सब हमारी टीम वर्क है। ठीक है। अच्छा, एक नक्सल समस्या को लेके कुछ आप लोगों ने आगे के लिए कोई रणनीति बनाई? मेरा निश्चित रूप से मानना है कि इस समस्या को राजनीति से ऊपर उठ कर जी सभी दलों को मिलकर, जैसे आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार है। मैं तो उस दिन जब घटना घटी थी आप गए थे, तो मैं स्वयं गया था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी राम राम हुई थी। मैंने उनसे, उन्होंने भी कहा कि नहीं, एचएम साहब फोन आया था, बात हुई है। मैंने कहा मेरा भी कहीं उपयोग चाहिए तो अपन बैठ करके बात कर सकते इसको। और ऐसी समस्याओं को हमको ख़त्म करने के लिए इसको राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित ध्यान में रख करके पूरा करना चाहिए। एक आखिरी सवाल जिसके लिए सारे तरफ लोग उत्सुक हैं जानने के लिए, टिकट देने के लिए क्या फार्मूला है? हालांकि आपने 1-2 जगह कहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई 2-4 दिन में बदलाव हुआ हो तो बता दीजिए, टिकट का क्या फार्मूला रहेगा? जीताऊ टिकट का फार्मूला रहेगा, भले ही वो 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, जीताऊ का होगा जी। तो ये साफ हो गया है आप कोई कहीं पे भी, ये सारे विषय आपके गुजरात के चुनाव के बाद दिमाग में आए क्योंकि आपने पूरे बदल दिए वहाँ पे, तो लोग हर स्टेट की राजनीति, हर स्टेट की योजना, हर स्टेट की रणनीति दूसरे स्टेट में नहीं लागू होती। हर स्टेट की अपनी पॉलिटिकल, सोशल, भौगोलिक ये सिचुएशन अलग होती है। तो वहाँ की सिचुएशन ध्यान में रखते हुए निर्णय किया। जो जिताऊ होगा उसको आप टिकट देंगे कह रहे हैं, तो ये जिताऊ का पता लगाने के लिए सर्वे चालू किया आपने? कई चीज़ें चालू की है, खाली सर्वे के भरोसे नहीं रहते। आप लोग भी कर रहे हैं सर्वे। आप लोगों से भी सलाह लेता रहता हूँ मैं कि कहाँ क्या कैसा है। तो हम सब जगह आंखें खोल करके शुद्ध रूप से जिताऊ हम ध्यान में लेकर के कई तरह के तंत्र हमारे काम करते हैं, उसके अनुसार। तो आपने जिताऊ कहा तो कुछ दिमाग में एक फिगर होगा, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? आखिरी सवाल। ये आजकल भविष्यवाणी मैंने आप लोगों पे छोड़ रखी है, प्रेस वालों पे। ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से, ओम माथुर साहब ने बहुत अच्छे से खुल के सारे विषयों पर बात की है, कोई छुपाने की कोशिश नहीं की। और माथुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार। जी, तो फिर आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे और कभी किसी हस्ती से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।